दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। यह क्वेश्चन धातु एवं अधातु के अभ्यास प्रश्न है जो कि इस अभ्यास के आखिर में दिया गया है। यह पहला प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान की किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो अभ्यास प्रश्न है जो इस अभ्यास के आखिर में दिया गया है। वह प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है। ए NaCl विलयन एवं Cu कॉपर धातु। दूसरा है बी है MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं Al यानी एल्युमिनियम धातु। आगे है सी FeSO4 फेरिक सल्फेट विलयन एवं Ag धातु। Ag यानी सिल्वर धातु। अगला है Ag नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं Cu धातु यानी कॉपर धातु। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 विकल्प दिया गया है। 4 में कौन सा विकल्प सही है। इस प्रश्न को समझने से पहले हमको सक्रियता श्रेणी को जानना आवश्यक है, क्योंकि यह क्वेश्चन सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। हम सक्रियता श्रेणी को जानते हैं और सक्रियता श्रेणी को लिखेंगे। सक्रियता श्रेणी के आधार पर ये प्रश्न हल किया जाएगा। हम सक्रियता श्रेणी को क्या करते हैं, जानते हैं। सक्रियता श्रेणी है सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु पोटेशियम। सबसे पहले है पोटेशियम, उसके बाद हमारा क्या है सोडियम, उसके बाद क्या है मैग्नीशियम, उसके बाद क्या है एल्युमिनियम। इस तरह से सक्रियता धातु हम क्रम से लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है Fe है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या हमारा है Hg है, ये सारी कॉपर है, उसके बाद Hg है, उसके बाद Ag है चांदी है, उसके बाद Au सोना है। तो ये सक्रियता श्रेणी हमको याद रखना है, समझना है। तो सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है, एक एक करके हम समझते जाएंगे, एक एक करके हल करते जाएंगे। ये हमारा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा क्या है इन्हें सोडियम क्लोराइड, ये पहला विकल्प है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड विलयन एवं Cu धातु यानी Cu धातु अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा युग्म विस्थापन, ये विस्थापन को समझना है हमको। विस्थापन युग्म प्रदर्शित करता है। तो क्या Cu विस्थापन, क्या है Cu विस्थापित होगा, क्या है समीकरण होगा। तो ये समीकरण नहीं घटित होगा। अब क्यों नहीं घटित होगा, कॉपर हमारा क्या है, कॉपर यहाँ नीचे है। कॉपर की कौन सी धातु है, नीचे है। कॉपर क्या करेगा, कॉपर सक्रियता श्रेणी में क्या है, ये जो धातुएं होती हैं निम्न क्रियाशील होती हैं। ये क्या होती हैं, निम्न क्रियाशील धातु होती हैं, आपको पता है। और ये ऊपर की धातुएं क्या होती हैं, उच्च क्रियाशील। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये क्या होता है उच्च क्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं, उच्च क्रियाशील। ये उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। तो इस तरह से कॉपर क्या कर पाएगा, कॉपर सोडियम क्लोराइड के विलयन को अलग नहीं कर पाएगा। सोडियम क्लोराइड यानी नमक के सोडियम और क्लोरीन को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि ये ज़्यादा शक्तिशाली से जुड़े हैं। और ये सक्रियता श्रेणी के नीचे, सक्रियता श्रेणी के नीचे की धातुएं ऊपर की धातुओं के लवण को, उसके आयन को विस्थापित नहीं कर सकती हैं, विस्थापन नहीं कर सकती, इसलिए अपक्रिया नहीं होगी, इसलिए गलत है। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्या है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, किससे विस्थापित होना है, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम क्या है, ये हमारा एल्युमिनियम यहाँ है, ये भी नीचे है। ये सक्रियता श्रेणी मैग्नीशियम से क्या है कम सक्रिय है, यानी एल्युमिनियम भी क्या कर पाएगा, एल्युमिनियम भी ये क्रिया नहीं कर सकता, यानी एल्युमिनियम के साथ भी यह क्रिया नहीं होगी। एल्युमिनियम के साथ भी यह क्रिया नहीं होगी, यह भी रिएक्शन नहीं होगा। एल्युमिनियम के साथ भी इसका रिएक्शन नहीं होगा। मैग्नीशियम क्लोराइड का एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन, ये हमारा सक्रियता श्रेणी है, ये एल्युमिनियम है। तो एल्युमिनियम को यहाँ हम जोड़ेंगे, इसको प्लस करके इधर लिखेंगे प्लस, इसके साथ ऊपर रखेंगे। थोड़ा सुविधा के लिए अच्छे से लिखेंगे, अच्छे समझ पाएंगे। तो ये मैग्नीशियम के साथ ये अपक्रिया नहीं होगी, ये अपक्रिया नहीं होगी। अगला है
FeSO4, FeSO4 फेरिक सल्फेट किसके साथ? सिल्वर के साथ। सिल्वर क्या है हमारा? ये सिल्वर प्लस सिल्वर Ag भी क्या है? ये भी Ag क्या सकते निम्न क्रियाशील धातु है, तो इसके साथ भी अपक्रिया नहीं होगी, ये भी अपक्रिया नहीं होगी। अगला है सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर हमारा है, ये सिल्वर है, इसका नाइट्रेट है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट है। और सिल्वर नाइट्रेट किससे विस्थापित होना? कॉपर से करना है, ये कॉपर से इसको क्या करना है? विस्थापित करना है। इसमें कॉपर से अपक्रिया कराना है, जो कि क्या है? इसके ऊपर है। तो कॉपर क्या कर सकता है? सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ये आपस में, सिल्वर और नाइट्रेट के युग्म जो है आयन आपस में शक्तिशाली से नहीं जुड़े होते, बहुत मुलायम तरीके से जुड़े होते हैं, इसलिए कॉपर क्या होगा? विस्थापित कर देगा। क्या होगा? कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इसलिए अपक्रिया होगी, इसलिए इसका उत्तर क्या है? इसलिए इस क्वेश्चन का उत्तर है, आंसर है डी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्या कह रहा है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त है? ए है ग्रीस लगाकर, बी है पेंट लगाकर, सी है जिंक की परत चढ़ाकर, और डी है ऊपर के सभी। तो हमने प्रश्न को पढ़ा, अब हम प्रश्न को समझते हैं। लोहे के पैन, फ्राइंग पैन, लोहे के फ्राइंग पैन, तो लोहे के फ्राइंग पैन क्या होता है? इस तरह से लोहे का फ्राइंग पैन होता है, जो क्या होता है? दाल फ्राई के काम आता है, जिसमें क्या होता है? होटल में यूज होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होता है? दाल फ्राई किया जाता है। क्या किया जाता है? दाल फ्राई किया जाता है, इसलिए इसका नाम है फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन, इसका नाम क्या है? फ्राइंग पैन। फ्राइंग पैन में दाल की फ्राई की जाती है, और एक किसका होता है? लोहे का होता है। क्या होता है? लोहे का होता है। और लोहे में क्या लगता है? जंक लगता है। हम जानते हैं लोहे में क्या लगता है? जंक लगता है। और इसमें लोहे में जंक लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? इसमें दिया गया है विकल्प ग्रीस लगाकर। जंक लगने से बचने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? पहला है ग्रीस लगाकर। यदि हम इस पे ग्रीस लगाते हैं, फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगा करके यदि हम इसे जंक लगने से बचाने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा? यदि फ्राइंग पैन पे ग्रीस लगाया जाएगा तो क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म करने से ग्रीस क्या हो जाएगी? जल जाएगी, पिघल के गिर जाएगी। इसलिए ग्रीस उपयुक्त नहीं है, यह विकल्प गलत है। अगला है पेंट लगाकर। ये फ्राइंग पैन पे क्या होता है? फ्राइंग पैन पे आग पे रखा जाता है, इसको ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाता है, इससे दाल फ्राई की जाती है, और इसमें अंडे का क्या बनता है? आमलेट भी बनता है, और इस तरह फ्राइंग का काम करता है, फ्राई पैन कहलाता है। और इस पर पेंट लगने से बचाने के लिए इसलिए इस पर ज़्यादा जंक लगता है, तो पेंट लगाएंगे। यदि इस पर पेंट लगा करके इसको जंक लगने से बचाने का प्रयास करेंगे तो क्या होता है? पेंट जल जाएगा, पेंट भी जल जाएगा। पेंट क्या होगा? जल जाएगा, यानी गर्म होकर के जल जाएगा, यानी आग की तरह से जल जाएगा। पेंट क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ होता है, जल जाता है। अगला है जिंक की परत चढ़ाकर। ये लोहे की फ्राइंग पैन है, इस पर क्या करेंगे? जिंक की परत चढ़ाकर। जड़यन क्या है? धातु है। ये हमारा लोहा भी धातु है और ये जिंक भी धातु है, लेकिन क्या है? लोहे में जंग ज़्यादा लगता है और जिंक में कम लगता है। यदि इस पर जिंक की परत चढ़ा दें तो ये लोहा जंग लगने से बच जाएगा। फ्राइंग पैन हमारा क्या होगा? जंग लगने से बच जाएगा। तो जंग लगने से बचने के लिए फ्राइंग पैन को क्या किया जाता है? जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। इसके ऊपर यदि जिंक धातु की एक मोटी परत चढ़ा दे तो क्या होगा? जंग लगने से बच जाएगा। इसलिए विकल्प क्या है हमारा? सही है। अगला क्या है? ऊपर के सभी। तो इस तरह से ये डी भी हमारा गलत है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो जिंक की परत चढ़ाकर लोहे के फ्राइंग पैन से पैन को जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलीय है। यह तत्व क्या हो सकता है? ए कैल्शियम, बी कार्बन, सी सिलिकॉन, डी लोहा। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। अब हम प्रश्न को समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है।
यदि कोई धातु है, इस तरह हम समझेंगे, ये कोई धातु है, ये क्या है, धातु है, और धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। किसके साथ क्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। उसके बाद क्या होता है, क्रिया के बाद अभिकारक का उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित होता है। तो ये क्या बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। ये क्या निर्माण होता है, यौगिक निर्माण होता है। और ये कैसा होता है, उच्च गलनांक। उच्च गलनांक का मतलब होता है उच्च गलनांक, उच्च गलनांक का मतलब होता है जो ज़्यादा ताप पर गले ना, या द्रव अवस्था में ना हो, अधिक ताप पर भी वो द्रव अवस्था में ना हो, उसे कहते हैं उच्च गलनांक। यह यौगिक जल में विलीय है। यह यौगिक, प्रश्न कह रहा है यह यौगिक कैसा है, जो यौगिक बन रहा है ये जल में क्या है, ये क्या है, यौगिक हमारा जल में घुलनशील है। ये यौगिक हमारा क्या है, जल में घुलनशील है। तो इसमें से कौन सा यौगिक हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्प में से एक एक यौगिक को यहाँ धातु के स्थान पर, ये विकल्प क्या है, सभी धातुएं हैं, और इस पर धातु के स्थान पर इन यौगिक को रखेंगे। इसमें से कौन सा यौगिक हो सकता है, धातु के स्थान पर इसको रखेंगे और चेक करेंगे, पता लगाएंगे कि कौन सा सही है। तो पहले हम डी लेते हैं, तो डी हम लेते हैं लोहा। यहाँ हम क्या करते हैं, लोहा, ये हम क्या लेते हैं, लोहा, यानी लोहा लेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लोहे का ऑक्साइड। लोहे का ऑक्साइड क्या होता है, जल में विलीय। इसमें क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कह रहा है जल में हमारा क्या होना चाहिए, विलीय। तो प्रश्न के हिसाब से कह रहा है जल में विलीय, तो ये हमारा जल में बनेगा लोहे का ऑक्साइड, Fe2O3 लोहे का ऑक्साइड बनेगा, जो क्या होगा, जल में विलीय नहीं होगा। यानी ये जो है विलीय नहीं होगा ठोस अवस्था में। कैसा होगा, ठोस अवस्था में होगा, घुलेगा नहीं। यानी ये लोहे का ऑक्साइड जो होता है, जंक होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, ये कंडीशन सही नहीं है, इसलिए क्या है, ये हमारा उत्तर सही नहीं है। अगला है सिलिकॉन। सिलिकॉन का मतलब बालू होता है, सिलिका या साई, सिलिकॉन होता है यानी बालू। बालू को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या सिलिका ऑक्साइड बना सकता है, जो कि ये भी ठोस अवस्था में, ये भी कैसे रहेगा, ठोस अवस्था में, ये भी इसलिए सही नहीं है। अगला है कार्बन। यदि हम यहाँ क्या लेते हैं, लोहे के स्थान पर, धातु के स्थान पर क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं, कार्बन सी लेते हैं। कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। ये भी क्या होगा, द्रव अवस्था में, ये जल में घुलनशील नहीं हो, इसलिए ये भी सही नहीं है, असत्य है, ये क्या असत्य है। अगला है कैल्शियम लेंगे, धातु यहाँ क्या लेंगे, कैल्शियम। कैल्शियम धातु क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, धातु कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, ये जल में विलीय होता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा जल में घोलने पर, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके, तो जल में क्या होता है, विलीय। ये हमारा ए वाला विकल्प इसलिए सही है। कैल्शियम धातु क्या होता है, जल में विलीय धातु है, इसलिए विकल्प ए हमारा सही है, बाकी बी, सी और डी गलत है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन हो गया, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है और यह जल में विलीय है। यह तत्व क्या हो सकता है, तो क्या है, कैल्शियम हो सकता है, तत्व हमारा क्या हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, और ये जल में घुलता भी है। और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। यदि हम इसे गर्म करते हैं तो ये इसका गलनांक भी उच्च होता है और जल में विलीय होता है, इसलिए हमारा ये विकल्प ए सही है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि इसमें विकल्प दिया गया है, ए टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, विकल्प बी दिया गया है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, विकल्प सी दिया गया है टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। अगला है डी विकल्प है टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है। तो खाद्य पदार्थ का जो डिब्बा होता है, हम डिब्बा जानते हैं जो मिठाई का डब्बा होता है, यानी जो खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है, तो खाद्य पदार्थ के डिब्बे क्या होते हैं, वो डिब्बे को क्या किया जाता है, उस पर जिंक के बजाय, इसमें खाद्य पदार्थ का मान लो ये हमारा डिब्बा है,
इस तरह ये खाद्य पदार्थ का डिब्बा होता है। इस डिब्बे पर क्या कह रहा है प्रश्न कि डिब्बे पर जिंक की बजाय, इस पर क्या किया था, जिंक की बजाय, जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है। क्या किया जाता है, टिन का, यस्यन, टिन का सूत्र होता है यस्यन, तो टिन का लेप किया जाता है, यानी टिन। ये इस प्रश्न से क्या छिपा हुआ है, किसका लेप किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है। तो इस प्रश्न में क्या बात छिपी हुई है, इस बात को हमको समझना है, इस बात को समझना है। यानी कहने का मतलब है, प्रश्न कह रहा है जिंक के बजाय टिन का लेप किया जाता है। यानी कहने का मतलब पहले क्या होता था, पहले प्रश्न से ये बात स्पष्ट हो रही है कि पहले एक खाद्य पदार्थ के डिब्बे को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए, यानी पहले खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक का पेंट किया जाता था, यानी जिंक का लेप किया जाता था। लेकिन क्या है अब, यानी वर्तमान समय में क्या है, वर्तमान समय में इसको नहीं लेप किया जाता, जिंक का लेप नहीं किया जाता है, टिन का लेप किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं और 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है, उस सही का हमको उत्तर देना है। तो हमने प्रश्न को समझा। अब हमारा पहला विकल्प को, अब एक एक विकल्प को समझते हैं और उसके बाद जो सही विकल्प होगा उसको हम चुनेंगे। तो पहला विकल्प है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। तो पहला प्रश्न का उत्तर कह रहा है टिन क्या होता है, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। यानी ये जिंक क्या होता है, महंगा होता है, इसलिए इसका ये जिंक क्या होता है, महंगा होता है। महंगा होने की वजह से अब हम टिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कथन क्या है, अपने आप में तो ये बात सही है, ये बात क्या है, ट्रू है, ये बात अपने आप में क्या है, सही है। लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, सही होगा, गलत होगा, इसको हम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उत्तर ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। यदि हम प्रश्न को अच्छे से समझेंगे तभी उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। अगला है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तो टिन क्या होता है, ये टिन यस्यन है, टिन है, और ये हमारा जिंक है, ये हमारा क्या है, जिंक है। एक जिंक क्या है, अब ये हमारा टिन है, ये प्रश्न का टिन है। टिन में क्या करा, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। तो टिन की ये जल्दी से गलनांक क्या होता, अधिक होता है, गलनांक अधिक होता टिन की अपेक्षा। ये प्रश्न अपेक्षा माने ये जिंक अधिक गलनांक होता है, जो कि क्या असत्य है, ये यानी जिंक का गलनांक कम होता है, जिंक का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ये अधिक होता है, ये क्या होता है, अधिक होता है। यह कथन अपने आप में क्या है, असत्य है, क्या है, फॉल्स है। ये कथन क्या है, अपने आप में असत्य है, क्योंकि जिंक का गलनांक क्या होता है, कम होता है, जिंक का गलनांक क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, जो कि एक कथन क्या है, असत्य है। और अब प्रश्न के हिसाब से क्या होगा, हम पूरे विकल्प को सही से समझने के बाद हम तब बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम बता चुके हैं। अगला है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है। ये जो है जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, और कैसे क्रियाशील है पीछे हमने प्रश्न में बता चुके हैं, सक्रियता श्रेणी के आधार पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर हमने देखा है कि जिंक क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में टिन क्या होता है, सबसे नीचे आता है। तो जिंक अधिक क्रियाशील है। तो ये अपने आप में कथन यह भी सत्य है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या है, सत्य है असत्य है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। अगला है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है। तो ये जिंक क्या है, टिन की अपेक्षा जिंक कम अपक्रियाशील है, जिंक ज़्यादा अपक्रियाशील है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जिंक क्या आता है, टिन से ऊपर आता है। तो जिंक क्या हमारा ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये अपने आप में यह कथन भी फॉल्स है, ये कथन क्या है, असत्य है। अब इन चारों में से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन है, पहला भी सही है, लेकिन अपने आप में सही है। कैसे है, अपने में सही है, अपने में ये प्रश्न सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से, और ये हमारा उत्तर
गलत ही है, तो कैसे भी गलत है तो गलत है, ये भी गलत है। तो ये जो अपने आप में सही है लेकिन प्रश्न के हिसाब से पूरा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ये बात सही है। लेकिन क्या है, पहले जिंक का यूज होता था, लेकिन जिंक का यूज इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि जिंक अधिक क्रियाशील होता है। इस हिसाब से जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिसके कारण खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, खाद्य पदार्थ हमारा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, विषैला हो जाता है। क्या हो जाता है? खराब हो जाता है और क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है। विषैला हो जाता, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाता है। यानी क्योंकि एक ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण खाद्य पदार्थ के साथ अपक्रिया करके खाद्य पदार्थ को खराब कर देता है। इसलिए सबसे उपयुक्त उत्तर हमारा सी है। टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील है और टिन कम अपक्रियाशील है। टिन क्या है? कम अपक्रियाशील है, जिससे हमारा खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहता है और खराब नहीं होता है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है विकल्प सी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 समझा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। ए है, इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप कैसे भेद कर सकते हैं। बी है, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो प्रश्न हमारा 5 क्या कह रहा है, अब हम इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन है ए, तो पहले क्वेश्चन ए को हम करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। इसका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं, इसका उपयोग का मतलब है हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच। ये कितनी चीज़ें हैं, 3, 2, 5, 5 सामान है। 5 सामान का इस्तेमाल करके धातुओं और अधातुओं में भेद, भेद का मतलब होता अंतर, अंतर होता है, अंतर पता करना है। यानी धातु और अधातु के बीच हमको अंतर पता करना है और इन 5 चीज़ों का उपयोग करके। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। अब हम एक को करते हैं, कैसे विभेद करना है। अब हमारे पास क्या है, नमूने हैं, धातुओं और अधातुओं के क्या है, नमूने हैं। ये क्या है, नमूने, नमूनों। ये हमारे प्रश्न में क्या दिया गया, नमूना। नमूने का मतलब है धातु भी है, अधातु भी है। तो इसको परीक्षण करने के लिए सबसे पहले हम हथौड़े का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा, हथौड़े का प्रयोग। यदि मान लो हमारे पास एक हथौड़ा है तो इस हथौड़े का प्रयोग किया जाएगा, जो कि प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न के हिसाब से हम करेंगे। तो एक प्रश्न में हमको क्या दिया गया, हथौड़ा दिया गया है और इस हथौड़े का प्रयोग करके हमारा क्या है, हथौड़ा, यह हथौड़ा है। हथौड़े का प्रयोग करके हम सबसे पहले हथौड़े का प्रयोग करके देखेंगे, धातु और धातुओं का अंतर पता करेंगे। उसके बाद बल्ब, तार, स्विच और बैटरी का प्रयोग करके हम धातुओं अधातुओं के बीच अंतर और धातुओं और अधातुओं को समझेंगे। तो क्या करेंगे, नमूने हमारे पास है। मान लो हमारे पास 5 नमूने हैं। एक नमूना, नमूना नंबर 1, इस तरह 2, दूसरा नमूना कोई है, तीसरा नमूना है 3, 4, ये 5, कोई 5 नमूने हैं। 5 नमूने हैं। 5 नमूने का मतलब है 5 धातु अधातु है, जो 5 नमूने हैं। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले हम हथौड़े से इन नमूनों को पीटेंगे। हथौड़े का उपयोग करने का मतलब, इनका उपयोग करने का मतलब मारेंगे, हथौड़ा लगा मारेंगे। यदि कोई धातु होगा तो क्या होगा, वो चिपटा हो जाएगा। धातु पर हम, धातु का नमूना कैसा होगा, ये नमूना धातु का होगा तो हथौड़े से पीटने पर क्या होगा, चिपटा हो जाएगा, चिपटा हो जाएगा और फैल जाएगा। क्या होगा, फैल जाएगा। जिस तरह से हमारा लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम क्या होगा, लोहा Fe, सोना Au, चांदी Ag, एल्युमिनियम, कॉपर, निकिल, जिंक, ये सब क्या होगा, फैल जाएगा। यदि अधातुओं का नमूना होगा, ये 5 नमूनों में अधातुओं का नमूना होगा, यदि हम उसे पीटेंगे तो क्या होगा, चिटक जाएगा। क्या होगा, चिटक जाएगा और वो जो है फैल जाएगा।
तो इस तरह से हम धातुओं और धातुओं का पता लगा सकते हैं। यानी जो धातुएं होंगी वो फैलेंगी, यानी वो आघात वर्ध होंगी, यानी उस पर पीटने पर वो फैलती जाती हैं। इससे कोयला होगा, चिटक जाएंगे, क्या हो, कोयला, कोयला क्या होगा, चिटक जाएगा। इस तरह हमारा लकड़ी होगा, यदि सल्फर है, यदि कोई अधातु की चीज़ें हैं तो क्या होंगी, सब चिटक जाएंगी। तो हम इस तरह से धातुओं के नमूनों से हथौड़े के प्रयोग द्वारा, नमूनों से हथौड़े का प्रयोग द्वारा धातुओं और अधातुओं को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये हम हथौड़े का प्रयोग करके देखें। अब हम बैटरी, बल्ब और स्विच और तार का प्रयोग करके इन नमूनों का परीक्षण करेंगे और जानेंगे कौन सा नमूना धात्विक है और कौन सा अधात्विक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परिपथ तैयार करेंगे। क्या करेंगे, परिपथ तैयार करेंगे। तो सबसे पहले एक बैटरी लगाएंगे, एक बैटरी लगाएंगे। ये जो बैटरी है इसका धन सिरा, ये ऋण सिरा, बैटरी लगाएंगे, ये बैटरी हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे। यहाँ क्या करेंगे, एक बल्ब लगा देंगे। उसके बाद एक स्विच लगाएंगे। यहाँ क्या लगाएंगे, स्विच लगाएंगे। और इसके बाद इस दोनों सिरे को इस तार के, ये तार लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, बैटरी हो गई, बैटरी हो गई। ये हमारा बल्ब हो गया, बल्ब, ये हमारा बल्ब हो गया। ये हमारा क्या है, स्विच हो गया। और ये हमारा तार है। ये तार का प्रयोग करके हम इस तरह परिपथ बनाएंगे। और ये तार का ए सिरा लेंगे, ए सिरा और ये बी सिरा। तो इन सिरों के बीच में क्या करेंगे, हम इन नमूनों को रखेंगे। 5 तरह के मान लो हमारे पास नमूने हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 नमूनों को इस पे रख करके जोड़ेंगे, तार के सिरे पर रख करके जोड़ेंगे और स्विच को ऑन करेंगे। तो देखेंगे, क्या देखेंगे, धारा बहती है, यानी ये बल्ब जलने लगता है। तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, धात होगा। यदि इसमें रखा गया नमूना, रखे गए नमूने के कारण बल्ब जलता है तो क्या होगा, वह धात होगा। और यदि इसके बीच में बल्ब नहीं जलता है, नमूने के कारण, रखे हुए नमूने के कारण, ये दोनों नमूने को मिलाते हैं और क्या होता, बल्ब नहीं जलता है तो अधातु होता है। तो इस परिपथ से हमको पता चलता है धातु क्या होता है, धातु विद्युत का चालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत चालक होता है। और विद्युत चालक होने के कारण से धातु में धारा बहती है। और अधातु क्या होती है, विद्युत का कुचालक होती है। अधातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, विद्युत की कुचालक, विद्युत की कुचालक होती है, कुचालक। तो इस तरह से हमने समझा, इस तरह से नमूने को हम अलग कर सकते हैं, धातु और अधातु में छांटा जा सकता है। ये क्वेश्चन हमारा ए हो गया। अब हम क्वेश्चन बी को करते हैं, बी को समझते हैं। धातुओं में धातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो ये कह रहा है जो हमने क्या किया, धातुओं को अलग कर लिया, धातु हमारे अलग हो गए, धातु अलग हो गए, अधातु अलग हो गए। अब जो हमने धातुओं में धातुओं में विभेदन करके, उसको विभेदन मतलब अंतर करके, यानी विभेदन, भेद माने अंतर होता, अंतर करके जो हम धातुओं को अलग किए उसकी क्या उपयोगिता है। तो धातुओं का उपयोग करने के लिए जो धातुएं अलग हो गई उसका हम तार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, उसका हम तार बना सकते। धातुओं का उपयोग आपने जाना होगा, ये धातु का उपयोग होता है, ये तार बनाते हैं। जो विद्युत के क्या होता है, एक पावर हाउस से तार बनाया जाता है, एक पावर हाउस से दूसरे पावर हाउस तक बिजली पहुंचाने के काम आता है। दूसरा क्या होता है, ये धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने के लिए, किसके काम आता है, धातुओं का उपयोग किस में आता है, बर्तन बनाने के काम आता है। जिस तरह हम खाना पकाते हैं, एल्युमिनियम का बर्तन होता है, बर्तन बनाने में धातुओं का उपयोग होता है, क्योंकि हमारे घरों में जो बर्तन होता है वो किसका होता है, एल्युमिनियम, लोहा, कढ़ाई होती है, जो है ये सब बर्तन क्या होते, धातु के। क्योंकि धातु के इसलिए होते, धातु के होंगे तो गिरने पर फूटेंगे नहीं, मजबूत होते हैं, मिट्टी के रहेंगे तो फूट जाते हैं। तो बर्तन बनाने, धातुओं का उपयोग तार बनाने में, बर्तन बनाने में। और धातुओं का उपयोग क्या होता है, गहना, सोना चांदी का आपने देखा, गहने का उपयोग, धातुओं का उपयोग गहना बनाने में किया जाता है। और धातु का उपयोग रेल की पटरी बनाने में किया जाता है।
तो हम इस तरह से धातुओं को इस क्रियाकलाप के द्वारा अलग कर लेंगे और धातुओं को अलग करके उसका क्या कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं तार बनाने में, बर्तन बनाने में, गहना बनाने में। बहुत सारी चीज़ें धातुओं से तैयार होती हैं, मेटल से तैयार होती हैं। तो इस तरह से हमने धातुओं का उपयोग भी समझा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा समाप्त हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो दो उभयधर्मी, पहले उभयधर्मी को समझेंगे। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्लीय गुण और क्या होता है क्षारीय गुण, और क्या है, और क्षारीय, दोनों गुण जो होता है जिन ऑक्साइडों में अम्लीय तथा क्षारीय, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। क्या होता है, दोनों गुण होता है। वो कैसा होता है, वो उभयधर्मी होता है। तो उभयधर्मी को हमने समझा ऐसे ऑक्साइड, जैसे ऑक्साइड मतलब लोहे का ऑक्साइड Fe2O3, जिंक ऑक्साइड ZnO, इस तरह से जो ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये जो ऑक्साइड है, ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण यानी दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो इस तरह से, एक तरह से हम समझेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड इस तरह से। दूसरा, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, इसकी परिभाषा भी लिखेंगे। इसी को हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे। ऐसे ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड, जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। लवण का मतलब साल्ट, और जल बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, बनाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ऑक्साइड कहलाते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई, कहलाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा हो गई। और दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण हम लिख सकते हैं। दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण है, ये जिंक ऑक्साइड और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ये क्या है, उभयधर्मी है। ये कैसे ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ये दोनों ऑक्साइड हमारे क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। प्रश्न में दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण पूछ रहा, तो ये दो उदाहरण हो गए। लेकिन उभयधर्मी ऑक्साइड को थोड़ा हम विस्तार से समझते हैं, थोड़ा अच्छे तरह से समझते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा समझते हैं। यदि रासायनिक समीकरण के द्वारा समझेंगे तो हमको अच्छे से याद रहेगा। तो हम उभयधर्मी ऑक्साइड को कैसे समझते हैं, ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ये हमारा जिंक ऑक्साइड है। और परिभाषा के हिसाब से हम समझेंगे, अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इस अम्ल के साथ क्रिया होता है जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ये हमारा जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, ये हमारा लवण बनाता है और जल बनता है। क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ये हमारा साल्ट है। और इस तरह से ये इस विलयन में ये अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। ये हमारा क्या है, अम्ल। ये क्या है, अम्ल है।
परिभाषा के हिसाब से अम्ल के साथ क्रिया करके लवण, और लवण है ये हमारा क्या है, लवण है और ये हमारा जल बनाता है। तो ये क्या होता है, इसमें ये अम्ल है तो ये क्षार का गुण प्रदर्शित करता है। यही जिंक ऑक्साइड क्या है, क्षार का गुण प्रदर्शित कर रहा है। और यही जिंक ऑक्साइड, यही है, यदि क्षार के साथ क्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार। यदि यही जिंक ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट और जल बनाता है। ये सोडियम जिंकेट और जल बनाता है, जो कि ये क्या है, लवण है। ये हमारा लवण है, ये हमारा क्या है, लवण है, साल्ट है। ये सोडियम जिंकेट बनाता है, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। तो ये जो हमारा क्षार है तो ये अम्ल का व्यवहार करता है। इस तरह हमको समझना है, ये अम्ल का व्यवहार करता है। यहाँ जिंक ऑक्साइड क्षार का व्यवहार कर रहा है इस समीकरण में, और इस समीकरण में, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में जिंक ऑक्साइड अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है, इसलिए इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। तो इस तरह जिंक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह से व्यवहार करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो प्रश्न हमारा कह रहा है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे तथा 2 धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस प्रश्न का कहने का मतलब है, ये प्रश्न धातुओं की सक्रियता को अच्छी तरह समझाने के लिए दिया गया है, यानी धातुओं की सक्रियता श्रेणी को अच्छे से हम समझ जाए, इसलिए यह प्रश्न दिया गया है किताब में। तो यह प्रश्न क्या कह रहा है, 2 धातुओं के नाम बताइए। ऐसे 2 धातुओं का नाम बताना है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कोई भी अम्ल हो, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है, यानी हाइड्रोजन अलग हो जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। और ऐसी 2 धातुओं के नाम बताइए जो ऐसा नहीं कर सकती, यानी जो कर सकती है और नहीं कर सकती है, ऐसे 2 धातुओं का नाम बताना है। तो हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर इसको हल करेंगे। हम जानते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस प्रश्न को हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, उसके बाद हमारा है सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद हमारा एल्युमिनियम है, उसके बाद क्या है, लोहा आयरन है, उसके बाद हमारा जिंक है, उसके बाद हमारा लेड है, उसके बाद हमारा क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ये जो है कॉपर है, कॉपर के बाद Hg है, पारा है, उसके बाद चांदी Ag, उसके बाद Au। ये हमारा सक्रियता श्रेणी है। क्या है, सक्रियता श्रेणी। ये हम सक्रियता श्रेणी के आधार पर इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारी क्या है, सक्रियता श्रेणी। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन के ऊपर की धातुएं क्या होती है, हमको पता है, ये ऊपर की सभी धातुएं क्या होती है, क्रियाशील होती हैं। कैसे क्रियाशील होती है, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, यानी उच्च क्रियाशील। कैसी धातुएं होती है, उच्च क्रियाशील होती हैं, क्रियाशील धातु हैं। और ये नीचे की धातुएं क्या होती हैं, ये नीचे की धातुएं, हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं क्या मानी जाती है, निम्न क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। ये क्या होती है, निम्न क्रियाशील होती हैं, ये निम्न क्रियाशील होती है। अब इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये है, हाइड्रोक्लोरिक, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, तो ऊपर की सभी धातुएं, ऊपर की सभी धातुएं अधिक क्रियाशील होने के कारण अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो इसमें से 2 धातुओं का नाम बताना है, तो इसमें से कोई भी हम 1 2 3 4 5 6 7 धातुएं हैं, 7 में से किसी 2 धातु का हम नाम लिख सकते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कोई भी अम्ल हो, यानी तनु अम्ल से
तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। इसका उत्तर हम लिख सकते हैं पोटेशियम, सोडियम। कोई भी धातु, 3 धातुएं, हम यहाँ 2 ही पूछा है, 4 लिख सकते हैं, 5, 6 लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पोटेशियम और सोडियम। ये पोटेशियम सोडियम पहला उत्तर हो गया, प्रश्न का पहले वाले भाग का उत्तर हो गया। और ऐसी जो धातुएं तथा 2 धातुएं ऐसा नहीं कर सकती हैं, और जो नीचे की 2 धातुएं हैं, नीचे की धातुएं हैं, ये विस्थापित नहीं कर सकती। तो इसमें से हम 2 उत्तर लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं और Hg या Ag भी लिख सकते हैं, चांदी लिख सकते हैं। तो ये 2 धातुएं जो हमारी हैं, हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर सकती है। ये प्रश्न के निचले हिस्से का उत्तर ये है, निचले हिस्से का उत्तर ये है। ऊपर वाले हिस्से का उत्तर पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक ये लिख सकते हैं, लेकिन हमको 2 ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसलिए 2 धातुओं का नाम हम लिखेंगे। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 7 के माध्यम से सक्रियता श्रेणी को अच्छे से समझ चुके हैं।